अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था एटम के बारे में, और एटॉमिक न्यूक्लियस को भी हमने जो है वो देखा था कि किस तरह से जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके जो एक सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेटेड हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कल के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की थी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास कैसा प्रोसेस था कि जिसमें हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा था, तो वो जो है वो डाटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफ़र हो रहे थे। उसमें कन्वर्ट होने के बाद कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे थे। ठीक है, वो हमारे पास प्रोसेस था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में भी बेसिकली हमने उन्हीं जो है वो देखना है एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, जो कि अनस्टेबल हैं। वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं कि वो छोटे न्यूक्लियाइड में यानी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के बाद कुछ रेडिएशंस जो है वो निकालते हैं, एमिट करते हैं, और फिर वो स्टेबल फॉर्म में आ जाती हैं। तो बेसिकली यही प्रोसेस जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पहले देख लेते हैं, देन हम उसको जो है वो डिटेल से देखेंगे। ये तो देखें कि द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद ब खुद होने वाला, जो ऑटोमेटिकली, जिसमें हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद ही जो है वो नेचुरली जो है वो अक्कर हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। पेरेंट कौन सा है? जो पहले है, जो एक्चुअल में हमारे पास जो एटम था, जो पहले जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा था, जो कि अनस्टेबल था। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। ठीक है, अब उसने स्टेबल होने के लिए ही जो है वो फर्दर जो डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होना है, और साथ उसमें से कुछ जो है वो रेडिएशंस एमिट होंगी, जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह। ठीक है, ये तीनों रेडिएशंस जो हैं वो उसमें से एमिट होंगी, तो वो जो है वो स्टेबल फॉर्म में एक नए न्यूक्लियाई की फॉर्म में आ जाएगा, एक डॉटर न्यूक्लियाइड उसे हम कहेंगे। The spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclide with the emission of radiations। कहते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाइड में भी कन्वर्ट हो गया है विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और उसके साथ उसमें से कुछ रेडिएशंस भी एमिट हुई हैं। वो कौन कौन सी रेडिएशंस हो सकती हैं? अल्फ़ा हैं, बीटा हैं, और इसके अलावा गैमा रेडिएशंस के फॉर्म में जो है वो निकल रही हैं। इस कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और यही प्रोसेस कि पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड का डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होना विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। अब फर्दर हम इसमें एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, तो उसमें हम इसको प्रॉपर जो है वो बताएंगे। Novi represent radioactive decay by means of our nuclear equation in which an unstable parent nuclide X changes into a daughter nuclide Y with the emission of an alpha particle, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हमने पेरेंट न्यूक्लियाइड को एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और डॉटर को वाई से करेंगे, और इसके साथ जो है वो कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी, कुछ में अल्फ़ा रेडिएशंस एमिट होंगी, कुछ में बीटा, और कुछ में गैमा रेज निकलेंगी। ठीक है, ये भी उसने जो है वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का ही बताया हुआ है कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इसमें हो रही है। ये उसने बताया हुआ कि प्रोटॉन जो है वो लाइट पिंक कलर में जो है वो प्रोटॉन है, और ये जो लाइट ग्रीन सा कलर है ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एनिमेशन है, लेकिन ये जो यहाँ पे एक पिक्चर ली गई है, तो वो एनिमेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही प्रॉपर। तो ये उसने आर्टिफिशियल जो है वो ट्रांसम्यूटेशन को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देखते हैं इसमें अल्फ़ा डिके, यानी अल्फ़ा रेज निकलेगी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, जनरल इक्वेशन पहले हम लिखेंगे, फिर प्रॉपर हम उसको एक जो है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड के साथ भी इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो है पेरेंट न्यूक्लियाइड, और फिर डॉटर, जब डॉटर में कन्वर्ट हो गया तो उसने उसको रिप्रेजेंट किया है वाई से, और साथ में इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और कुछ एनर्जी भी इसमें से एमिट होगी। हाँ जी, तो देखिए ज़रा मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये है बेटा हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड। आपको सबको पता है कि सिम्बॉलिकली हम किसी भी न्यूक्लियस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं?
हम जी क्या है एटॉमिक नंबर और ए क्या है एटॉमिक मास। जी को हम नीचे और एटॉमिक मास यानी ए को हम इस तरह से ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है, जब फर्दर ये कन्वर्ट हुआ डाटर न्यूक्लियाइड में तो इसके Z-2 हो गया। ठीक है, Z-2 क्यों हुआ? क्योंकि ये हीलियम पार्टिकल जो इसमें से हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो इसमें से एमिट हो रहे हैं उसका एटॉमिक मास क्या है 2। तो जब यहाँ से 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ही हमारे पास ये वाला पार्टिकल बनेगा ना। तो हम कहाँ यहाँ से कर रहे हैं Z-2 A-4। ठीक है, यानी एटॉमिक मास उसका उसमें से 4 माइनस करेंगे यानी कि इसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 2। तो उतना हम इसके एटॉमिक नंबर से Z-2 कर देंगे और एटॉमिक मास में से A-4 कर देंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एमिट हो गया और साथ इसके कुछ एनर्जी भी एमिट हुई। ठीक है, अब हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक लेते हैं न्यूक्लियाइड, तो उसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये है रेडियम एटम। ठीक है, इस रेडियम में ये जो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है ये है 86। ये आप ज़रा बुक खोल कर भी इसको प्रॉपर देख लीजिएगा ना, बुक से ही आप लोगों ने लर्न करना है। ये बेटा यहाँ पे है 88 सॉरी। ठीक है, 88 होगा ना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडियम है। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88 और 226 इसका है एटॉमिक मास। 226 और 88 एटॉमिक नंबर है और 226 इसका एटॉमिक मास है। ये रेडियम है, ये हमारे पास एज ए पेरेंट न्यूक्लियाइड आ रहा है। ठीक है, तो देख रही हैं आप कि इसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो भी 82 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये भी फिर जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ये भी खुद जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा और इस दौरान इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे और साथ कुछ एनर्जी भी मिलेगी। हाँ जी, तो देखिए रेडियम एटम जब कन्वर्ट हो रहा है अपने डॉटर न्यूक्लियाइड में रेडॉन में, तो रेडॉन में जब जाएगा तो 88 में से 2 एटॉमिक नंबर इसको मिल गया यानी इसका जो पीछे रह गया वो कितना है 86 और 226 था। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना रह गया 222। ठीक है, 222। अब ये हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया और साथ में हमें एनर्जी भी मिली। अब नेक्स्ट देखें, ये था हमारे पास अल्फ़ा डिके। ये प्रॉपर आपने एक जनरल एक्सप्रेशन भी बताना है और साथ में एक जो है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड के साथ भी एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है आपने लिख के, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं भूलना। हाँ जी, अब है बीटा डिके। तो बीटा डिके में देखें इसमें भी एक जनरल जो है वो इक्वेशन बताई हुई है, उसके साथ फिर एक जो है वो स्पेसिफिक जो है वो एटम के साथ भी बताया हुआ है। तो ये है जी। ठीक है, कोई भी हमने जी से कर लिया, एक्स से कर लिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने जस्ट उसको शो करना है कि ये हमारे पास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाइड है। जी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, जी जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक मास है, ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है। पेरेंट न्यूक्लियाइड जब डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हुआ तो देखें बेटा ये हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना, इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना था 4 था। अब ये हमारे पास इसको हम हीलियम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है ना ये हमारे पास हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बीटा डिके में, तो बीटा में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है यानी 1, क्योंकि इसमें माइनस है ना, -1 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो -1 और इसका एटॉमिक मास 0। ठीक है, यानी ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन जी में एक ऐड हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक बढ़ जाएगा और साथ में हमारे पास जो है वो एनर्जी एमिट होगी। इसके एक स्पेसिफिक हम जो है वो ले लेते हैं एटम कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास 14 वाला उसने आइसोटोप लिया है। आइसोटोप बेसिकली हमारे पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, लेकिन हमारे पास 13 और 14 वाला आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। अब आइसोटोप से आप लोग फेमिलियर हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो वो दोबारा से इसकी डेफिनेशन प्रॉपर याद करें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल कि आइसोटोप क्या होते हैं। हमारे पास वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों लेकिन उनका एटॉमिक मास चेंज हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स। तो उनका एटॉमिक मास किस बेस पे चेंज हो रहा था, न्यूट्रॉन नंबर पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर देखनी है आपने, लर्न करनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने कार्बन का जो आइसोटोप लिया है वो लिया है 614 वाला लिया, C14। तो इसमें से आप देखें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन बन रहा है, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे उसने 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय मिस्टेक है, यहाँ पे बेटा 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है। आप लोगों की बुक पे जो है वो 7 ही होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे बाय मिस्टेक 6 लिखा हुआ है, तो आपने अपनी बुक से इसको देखना है और यहाँ पे 7 करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा 7,
इधर इधर ये जो 6 की जगह पे आपने क्या लिखना है 7, यहाँ पे मैं लिखूँगी तो बहुत बड़ा सा आ जाएगा, आप लोगों ने बुक से ज़रा देख लेना इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है इसका और 14 इसका एटॉमिक मैस है, यानी इसके एटॉमिक मैस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको पता है कि हमारा जो एक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा और साथ में एनर्जी भी एमिट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी बीटा डीके की जो है वो जनरल इक्वेशन और एक जो है हमारे पास स्पेसिफिक एटम के साथ। अब जहाँ पे देखें ज़रा, कह रहा है इन बीटा डीके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर जी इंक्रीज बाय 1, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, 6 से क्या हो गया है 7, यानी नाइट्रोजन का एटम बन गया। इंक्रीज बाय 1 बाय इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर ए रिमेन्स अनचेंज, तो ऑब्वियसली उस पर जो उसका एटॉमिक मास होगा उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो ये नीचे अल्फ़ा डीके की भी उसने एग्जांपल बताई हुई है, ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है हीलियम, ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, और यहाँ पे उसने बताई है ये इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर रिलीज्ड, ये उसकी जो है वो उसने एग्जांपल बताई हुई है। तो ये आपने फॉर योर इन्फॉर्मेशन को भी प्रॉपर देख लेना है, इसके अंदर जो है उसने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। कह रहे एसए यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी, अब आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन में बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, इसलिए आप लोगों ने साथ साथ इसको लर्न लाजमी करना है, कोई अगर प्रॉपर चीज़ लर्न करने वाली है उसको लर्न करो, अदरवाइज इसको रीड मस्ट करना है। हाँ जी, ये देखें द एसए यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी इज़ बैक्यूरल, रेडियो एक्टिविटी का एसए यूनिट क्या है बैक्यूरल, और इसको BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है एसए यूनिट इन एसआई बेस्ड यूनिट्स 1 बैक्यूरल किसके इक्वल है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के, 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड DPS, यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, कहते हैं कि ये बहुत स्मॉल यूनिट है, जैसे हम पावर में देखते हैं कि हमारे पास जो है उसका यूनिट है वाट, किलोवाट, मेगावाट वगैरह, तो उसमें जो वाट है वो एक स्मॉलर यूनिट है, हम पावर को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम लोग किलो और मेगा यूनिट में ही उसको यूज़ कर रहे होते हैं। For example, 1 gram of radium has an activity of 3.73 multiplied by 10 raised to power 10 becquerel. Therefore, the kilo becquerel and the mega becquerel are commonly used. ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें हम जो ऐसे यूनिट तो इसका becquerel है रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन कॉमनली यूज़ कौन कौन सा हो रहा है किलो और मेगा, यानी उसके बिगर यूनिट्स। The activity of 1 gram of radium is 3.73 × 10 raised to power 4 mega becquerel. तो ये भी आप लोगों ने इसको भी जो है वो लर्न करना है, इसको भी रीड करना है प्रॉपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बल्कि अभी हमारा जो है वो गैमा रे की भी रहती है इक्वेशन, तो गैमा की भी एक जनरल इक्वेशन है, उसको पहले देखते हैं। हाँ जी, ये देखें पेरेंट न्यूक्लियाइड, पेरेंट में उसने एक्स और ये जो ऊपर स्टेरिक उसने लगाया होगा ना, इस स्टार का मतलब बेटा ये है कि गैमा रे में हमारे पास पेरेंट और डॉटर के ना तो एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा और ना ही उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गैमा रेज हैं उनका एटॉमिक नंबर भी ज़ीरो है और उनका एटॉमिक मास भी क्या है ज़ीरो है। इट्स मीन हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पे जो है वो पेरेंट के ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, जबकि डॉटर के ऊपर हम स्टार नहीं लगाते, ठीक है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज़ इसका कोई सच पर्पज़ नहीं है, ना ही ये जो इतना इस तरह से ज़रूरी है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम इसको लगाएंगे ज़रूर। हाँ जी, जनरल इक्वेशन देखें, पेरेंट न्यूक्लियाइड है तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड है, उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाइड और प्लस गैमा रेज, इसमें हमारे पास जो है वो गैमा रे आ रही है। अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कोबाल्ट की हम एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27 और एटॉमिक मास है 60। इसके ऊपर स्टेरिक लगा दिया क्योंकि ये हम इसको एज ए पेरेंट जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। फर्दर देखो, जब हमारे पास इसका डॉटर न्यूक्लियाइड आता है तो 27 ही उसका भी एटॉमिक नंबर होगा और 60 उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, कोबाल्ट ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक गैमा रेडिएशन भी निकलेगी, गैमा रेडिएशन प्लस एनर्जी। तो गैमा रेडिएशन में आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर भी ज़ीरो है और एटॉमिक मास भी कितना है ज़ीरो, और साथ में एनर्जी एमिट हो रही है। गैमा रेज आर यूजुअली एमिटेड अलॉन्ग विद आइदर एन अल्फा और अ बीटा पार्टिकल। कह रहे हैं कि गैमा रेज मोस्टली जो है वो एमिट होती हैं और इनके साथ साथ कोई अल्फ़ा बीटा पार्टिकल भी एमिट हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने जो है वो एग्जांपल ली है जिसमें जस्ट गैमा रेडिएशंस जो है वो एमिट हो रही हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसको प्रॉपर आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है इसकी इक्वेशंस के। ठीक है, जनरल इक्वेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए और स्पेसिफिक जो न्यूक्लियाइड के साथ इसने दी है वो भी आपने लिखनी है। इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह की मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो हम पढ़ने लगे हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, नेचर और प्रॉपर्टीज़ यानी यही रेडिएशंस जो अभी जिनके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, उनकी नेचर क्या होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ठीक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी नेचर क्या होगी। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हम अभी उसी को ही डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हमने पढ़ना है इसकी आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट को देखेंगे, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या है इसकी। ठीक है, ये कितना आयोनाइज कर सकती हैं किसी भी गैस को और किसी भी मैटर को, यानी कि मैटर में जब ये एंटर होंगी तो उसको किस जो है वो एक्सटेंट तक, कहाँ तक जो है वो उसको आयोनाइज कर सकती हैं, आयंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में भी हम इसको देखेंगे कि ये मटेरियल में कहाँ तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो देखें, ये इसकी डेफिनेशन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। इसमें हमारे पास कह रहे हैं द एल्फा पार्टिकल्स। हाँ जी, यहाँ से मैं अभी आपको अंडरलाइन करवा दूँगी जहाँ से डेफिनेशन आएगी। अभी फिलहाल इसकी जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। एल्फा पार्टिकल्स इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस कंप्राइजिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास हीलियम पार्टिकल हैं, ये हमारे पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 और एटॉमिक मास कितना है 4 है। ठीक है, हाँ जी। An unstable nucleus with large protons and neutrons may decay by emitting alpha radiations. कह रहे कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, लार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं जिसके अंदर, हो सकता है वो मे डिके बाय एमिटिंग अल्फा रेडिएशंस। कहता है कि उसमें से अल्फा रेडिएशंस भी निकल सकती हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएं। बीटा रेडिएशंस इज़ अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। बीटा क्या है, बेसिकली वो हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, An unstable nuclei with excess of neutrons may eject beta radiations. Gamma radiations और high energy photons। अब ये तीनों का आपको पता चल गया कि जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का वर्ड यहाँ से अंडरलाइन कर लें ताकि आपके जहन में रहे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, हीलियम न्यूक्लियस हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन्स क्या हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन गैमा रेडिएशंस आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। इसको भी ठीक है, ये आपको जहन में रहेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाइड हैं, हीलियम न्यूक्लियस हैं बेसिकली, और बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और गैमा रेडिएशंस क्या हैं, वो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। ठीक है, हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। They are electromagnetic radiations of very high frequency, short wavelength emitted by unstable excited nuclei। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तीनों जो हैं रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा गैमा, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड से एमिट होती हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देखें आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट कि ये तीनों रेडिएशंस कितना आयोनाइज करती हैं किसी भी जो है वो मैटर की, कोई भी अगर स्टेट है तो उसमें उसको कितना आयोनाइज करती हैं। ठीक है, कह रहे द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन सेपरेट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आयोनाइजेशन की डेफिनेशन है। कह रहे कि फिनोमेना जिसमें रेडिएशंस जो हैं वो सेपरेट करती हैं मैटर को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आयंस में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर के H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। ठीक है, ऑल 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा एंड गैमा कैन आयोनाइज द मैटर। कहते हैं कि तीनों में ये एबिलिटी है कि वो मैटर को आयोनाइज कर सकें। ठीक है, ये अब आपके पास अल्फ़ा है, हीलियम है ना। ठीक है, तो हीलियम का क्या है, 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो ये आयोनाइज यहाँ पे उसकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बेसिकली यहाँ पे उसने बताया हुआ है। आयोनाइजिंग में ही उसने यहाँ पे ये पेनिट्रेटिंग पावर में मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट हम करते हैं, तो जब पेनिट्रेटिंग का पढ़ते हैं ना तो फिर मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ।
आयनाइजिंग के ये आगे हमारे पास डायग्राम। आयनाइजेशन के बेटा ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कॉज, यहाँ पे उसने बताया हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कॉज इंटेंस आयनाइजेशन इन अ गैस। अल्फ़ा पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो गैस को आयनाइज कर सकते हैं। ये आप देख रही हो ना कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव आयंस भी नज़र आ रहे हैं। जो लाइट येलो कलर में है वो क्या हैं, वो हैं नेगेटिव आयंस, और ये जो रेडिश से जो शेड है ये क्या है, पॉजिटिव आयंस। और ये जो लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे उसने बल्कि किया भी अवेलेबल इसको, ये आयंस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स, ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, और ये न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के गुजरने की वजह से आयोनाइजेशन हुई है, और आप देख रहे हो कि इसमें कितने ज़्यादा आयंस बन गए। उसके बाद अगर हम बीटा पार्टिकल्स की देखते हैं तो इसमें आपको आयंस बहुत कम नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास चंद एक जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं आयंस। उसके बाद अगर हम गैमा रेज़ की बात करते हैं, गैमा रेज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो आपको नज़र आ रहे हैं जस्ट यहाँ पे कितने हैं, 2 आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। यानी बहुत बहुत कम आयनाइज कर सकती है जो है वो गैमा रेज़। सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। उसके बाद उससे कम जो है वो है बीटा पार्टिकल्स, और सबसे कम जो है वो गैमा पार्टिकल्स की है, ठीक है। तो ये आप इस जो है वो फिगर से देख सकते हो। आप बल्कि इसको बनाओगे भी, इसमें कुछ ज़्यादा आयंस बना लेना, इसमें उससे कम होंगे, और ये इसकी एबिलिटी जो है वो बहुत कम है आयनाइज करने की, इसलिए इसमें जो है वो फ्यू आयंस आप इसमें शो कर सकते हो, ठीक है। However, alpha particles have the greatest power of ionization as compared to beta particles and gamma rays. It is due to the large positive charge and large mass of alpha particles. Beta particles ionize a gas much less than alpha particles do. The ionization power of gamma rays is even less than that of beta particles. Ionization of 3 radiations in gas is shown figure. तो ये तीनों फिगर में उसने गैस को आयोनाइज करके बताया हुआ है कि कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो कितना आयोनाइज कर सकती हैं। हाँ जी, अब देखें पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेट करना यानी कितना जो है वो किसी भी मटेरियल के अंदर तक जा सकती हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो देखिए पेनिट्रेटिंग पावर की भी डेफिनेशन को भी अंडरलाइन कर लें। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट उसके अंदर तक जाना। जैसे ये नीचे आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है कि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ तक जस्ट जा सकते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, इसको अंडरलाइन कर लें ज़रा इसकी डेफिनेशन को। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। The alpha particle has the shortest range because of its strong interacting or ionizing power. यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना हैज़ अ शॉर्टेस्ट रेंज, उनकी रेंज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंटरेक्टिंग पावर है या इंटरेक्टिंग या आयोनाइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो इसी के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, वो फर्दर आगे मूव नहीं करेंगी। द गैमा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल है, तो ये फर्दर जो है वो पास थ्रू होती जाएगी। आगे बीटा रेडिएशंस हैं, कह रहा है बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज एंड हैज़ अ शॉर्ट रेंज एज़ कम्पेयर टू गैमा रेडिएशंस। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो भी गैमा की निस्बत जो है वो कम पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन अल्फ़ा की से अगर हम इसको कंपेयर करें तो अल्फ़ा से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी, लेकिन गैमा से कम है, ठीक है। कह रहा है कि इस फिगर में जो ये वाली फिगर अभी हम देख रहे हैं उसमें जो है वो उसकी एबिलिटीज़ बताई हुई हैं तीनों रेडिएशंस की। और इसके अलावा जो पिछली वाली डायग्राम थी उसमें भी हम देख लेते हैं, उसमें ये देखें कि ये जो है वो यहाँ तक जाके ही इसी के अंदर पेनिट्रेट कर गया, और ये फर्दर यहाँ से गुजर के आगे भी जो है वो यहाँ तक गई है। उसके बाद इसकी जो गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी आगे तक हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी इससे गुजरने के बाद फिर इधर, फिर यहाँ से फिर आगे जो है वो पेनिट्रेट करेगी। तो ये है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग इफ़ेक्ट। आपने ये दोनों जो है ना वो अपोजिट हैं। आयनाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, अल्फ़ा की। अल्फ़ा गैस को बहुत ज़्यादा आयोनाइज कर देगी। ये आपकी जो डायग्राम साइड पे बनी हुई ना फिगर्स, इसमें आपको आयंस से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा आयोनाइज करती हैं। तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है, उससे कम बीटा की, और सबसे कम गैमा की। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है,
वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गैमा की, उससे कम बीटा और सबसे कम किसकी है, अल्फ़ा की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे हाफ लाइफ वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, कुछ इक्वेशंस वगैरह की। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।